बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर पॉलिटिक्स टीवीज़ के प्रोग्राम से मैं नाज़रीन को अपनी तरफ से मैनेजर की तरफ से खुश आमदेद कहता हूँ। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे मुस्लिम लीग के रहनुमा और हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ से उम्मीदवार असम्बली जो अजीम बख्श, उनका तल्लक चकसवारी से है और वो हमारे इलाका की अजीम शख्सियत जो मोहम्मद आजम खान मरहूम के साहबजादे हैं। जो सब वेलकम इन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हसन साहब। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके ताउन से ही हम इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। हमने कल प्रोग्राम किया था, पहला प्रोग्राम सोहेल सरफराज एडवोकेट के साथ। आज ये दूसरा प्रोग्राम है जो अजीम बख्श साहब के साथ। उसके बाद हम जो कासम मजीद पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन सबका इंटरव्यू करेंगे। नजीर इनकलाबी साहब का करेंगे, अनवर जफर अनवर साहब का करेंगे, कर्नल मारूफ साहब का, सईद जुल्फकार साहब का, और बाकी भी जो साथी हैं उनको ऑनलाइन लाइव लेंगे। जो अजीम साहब, आप क्या समझते हैं कि हल्का नंबर 2 में आपका बाकी की निस्बत ज्यादा हक है टिकट का, और उस बेस पर आप आगे इलेक्शन में जाना चाहते हैं? जरा अपनी मतलब बयान करें प्लीज। देखिए जी, एक तो बात है जो साहब के कोई भी उम्मीदवार इस्लाम लीग का उम्मीदवार बनना एक जमहूरी हक है और इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी हक है। लेकिन कैंडिडेट मेरे ख्याल से उसको होना चाहिए जिसकी फॉलोइंग हो, जिसके साथ लोग हों, जो लोगों की सपोर्ट के साथ उम्मीदवार बने। खुद साख्ता उम्मीदवार हर शख्स बन सकता है, लेकिन यह है कि बेहतरीन कैंडिडेट वह है जिसके साथ साथी हों, दोस्त हों, तो आपके जो वोटर हों। तो गुज़िश्ता इलेक्शन में मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया। पार्टी ने मेरे हक़ में नहीं फ़ैसला किया, मेरे दूसरे उम्मीदवार के हक़ में फ़ैसला किया। तो इस बात के मेरे पार्टी सदर, सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल और बाकी तमाम तर पार्टी और हल्का के अहबाब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि मैंने एक बेहतरीन तरीके से पार्टी उम्मीदवार की कैंपेन चलाई, वोट लाए। और मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि हल्के में रह कर काम कर कर लोगों के साथ मुश्किल वक्त में साथ खड़े होकर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि लोग मेरे साथ हैं। मुझे इस चीज़ का जो है इदराक जो है वो गुज़िश्ता इलेक्शन में भी था, लेकिन है कि अब मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की है। तो मैं इस हल्के से चंद ऐसे लोग जो जिनके पास ज़ाती वोट बैंक है, मैं उनमें से शामिल हूँ। तो इसलिए पार्टी ने अगर बेहतर फैसला करना है, या अगर पार्टी ने वही फैसला करना है कि जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से कर रही है, तो रिज़ल्ट वही आएगा। अगर पार्टी ने इस दफ़ा मुझे उम्मीदवार डिक्लेयर किया, तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में एक बेहतर रिजल्ट होगा। मुझे ये इल्म है कि हमारे हल्के में चकसवारी बेल्ट और इस्लामगढ़ बेल्ट है, और चकसवारी बेल्ट में यकीनन आपकी फुटिंग मजबूत है। लेकिन इस्लामगढ़ में अगर आपको टिकट मिल जाता है, इस्लामगढ़ में आपकी क्या पोजीशन होगी? सर, दो चीज़ें होती हैं। हमारा हल्का दो हिस्सों में तकसीम है। पिछली दफ़ा पार्टी कैंडिडेट को जो वोट यहाँ से मिला वो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। ये उनके खुद के ख्यालात हैं, अनएक्सपेक्टेड था। अगर मैं कैंडिडेट होता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं जिस एरिया से, या कोई भी शख्स जो कैंडिडेट होता है, तो उसकी बुनियादी जो शर्त या बुनियादी उसको चाहिए ये कि जिस इलाके से, जिस खित्ते से वो बिलोंग करता है, वहाँ से उसका वोट बैंक मजबूत होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे चकसवारी का अगर देखा जाए, तो चकसवारी म्यूनसिपल कमेटी, यूनियन कौंसिल पिंडपुर जो पिछली दफ़ा हम जीते थे, पनियाम यूनियन कौंसिल और फैज़पुर, ठीक है जी, इस एरिए में मेरा वोट बैंक कंपेयर टू अदर मेंबर्स, इवन मैं जो सिटिंग एमएलए उनको भी इस बात का चैलेंज करता हूँ, और उनके जो साथी हैं वो भी बाखूबी वाकिफ हैं कि मेरा ज़्यादा है। तो मैं आवाज ऑफ होगी, कैमरा ऑफ हो गया। नेट का प्रॉब्लम है जी, 1-2 मिनट देख लेते हैं।
मैंने कल भी कल से 2 दिन पहले शोएब सरफराज का इंटरव्यू किया था। आज जो अजीम बख्श का है, बाकी साथी को भी हम इंशाल्लाह लेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सबके साथ मसावी तौर पर इंसाफ की बुनियाद पर ट्रीट किया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कासिम मजीद साहब को भी लेंगे, तारीख इंसाफ के जफर अनवर साहब को भी लेंगे, सैयद जुल्फ़िकार साहब मुसलमानों के उम्मीदवार हैं उनको भी लेंगे। जी माजरत जी, मैं कट गया था। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 7,000 जिस तरह 7 साढ़े 7,000 नज़ीर इनकलाबी साहब ने इस्लामगढ़ से लाया था, तो मैं कहूँ जी मैं भी 7 साढ़े 7,000 इस्लामगढ़ से लाऊंगा, तो ये नामुमकिन बात है। मैं अपने इलाके से अगर मजबूत होऊंगा तो मैं आगे वाला आगे जाके काम कर सकता हूँ, आगे जाके लोग मेरे साथ चल सकते हैं। दूसरा, जो आपने बात की, वहाँ पे मेरा वोट स्ट्रेंथ इस्लामगढ़ से लेकर हैदराबाद वक्त आने पर और अभी भी मैं अगले ये क्वारंटाइन का ये जो कोरोना का टाइम है, इसके बाद मैं अपनी पावर शो करूंगा इस्लामगढ़ में भी और खलकाबाद तक भी। उससे वाजिया हो जाएगा कि मेरा इस एरिया में वोट बैंक कितना है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। इस जो पिछला बेल्ट है वहाँ पे तो है, दरमियान में एक एरिया कनेली है, यूनियन कौंसिल जो हल्के की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है, उसमें भी आने वाले वक्त मतलब जो ही इस रमज़ान के बाद मैं अपने प्रोग्राम करूँगा, वहाँ पे भी मेरी स्ट्रेंथ शो हो जाएगी कि मेरी वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन ये बुनियादी चीज़ है जो मैं बार बार ये बात बयान कर रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता कि वो अपने घर से मजबूत ना हो, अपनी यूनियन कौंसिल से ले हूँ, अपने मुल्क का यूनियन कौंसिल से अगर वोट नहीं ले सकता, तो मैं ये कहूँ कि मैं अपनी यूनियन कौंसिल से 500 वोट लूँ और मैं हल्काबाद से जाकर मैं 10,000 वोट लूँगा या 5,000 वोट लूँगा, ये नामुमकिन बात होती है। पिछले पिछले इलेक्शन में आपकी जो पिंड खुद यूनियन काउंसिल है, दूसरी बड़ी यूनियन काउंसिल है, मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने या बाकी उम्मीदवार ने क्या वोट लिए थे, अगर कोई याद हो तो? जी, बिल्कुल मुझे याद है। पिछली दफ़ा जो वोट लिए गए थे वो 1100 और 45 वोट थे जो हमारे थे, और कुछ चंद 60-100 वोट, कुछ वोटों का कम था। दूसरे नंबर पर चौधरी मजीद साहब थे। चकसवारी जो बल्दिया है, उसका उसके एडमिनिस्ट्रेटर साहब को तब्दील सच किया एक्स गया। बाद लोगों ने सवाल किया है कि ये पीपल्स पार्टी के आदमी और मुस्लिम लीग की हुकूमत के पास मुस्लिम लीग का कोई कैंडिडेट नहीं था या कोई उम्मीदवार नहीं था या कोई कारकुन नहीं था जिसको लगाते। आपका क्या नुक्ता नजर है इस बारे में? देखिए जी, मैं पिछले सवाल को थोड़ा-सा फ़ॉलो अप करूँगा कि पिछले जो आपने यूनियन कौंसिल का पूछा, मैं अपनी यूनियन कौंसिल जीता था। लेकिन अगर मैं खुद कैंडिडेट होऊँगा, तो मैं अपनी यूनियन कौंसिल में 90 प्लस लेके जाऊँगा। मैं चकसवारी भी जो है वो 90 प्लस लेके जाऊँगा। बाकी बात, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे, साबका एडमिनिस्ट्रेटर, वो हमारे बड़े अच्छे साथी थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अच्छे सियासी कारकुन थे। जिस तरह सदर जमात ने फैसला किया था कि जितने भी म्युनिसिपल कमेटी या सिटी सदर हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, इस बेस पे वो भी लगे थे। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर बने, ये भी हमारे पार्टी वर्कर भी हैं और वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। इन्होंने गुज़िश्ता जो इलेक्शन पिछले इलेक्शन में इन्होंने हमारी भरपूर सपोर्ट की और अपने पोलिंग स्टेशन जो बंद बरोटिया है, वहाँ से एक मजबूत वोट बैंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिलवाया था, और वो सारी की सारी उनकी मेहनत थी। और मैं पार्टी के इस फैसले को कबूल करता हूँ और बाहसीत कारकुन जिस जमात से ताल्लुक़ हो, उसमें पार्टी के कुछ फैसले कुछ बेशतर फासलों से इख्तलाफ भी होता है, लेकिन है कि पार्टी के वसी तर मफाद के लिए वो फैसले कबूल करने चाहिए, और अच्छा फैसला मैं उसे कबूल करता हूँ। आप क्या समझते हैं कंपेयर टू पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत को कंपेयर अगर करें मुस्लिम लीग की हुकूमत के साथ, तो जी, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी? एक दूसरा, अगर आपको टिकट ना दिया गया तो क्या आप फिर भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? दो, पहला सवाल आपका क्या था? दूसरा, टिकट ना मिला तो तब भी इलेक्शन लड़ूंगा। पहला सवाल आपका मैं समझ नहीं पाया। पहला पहला सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग की मौजूदा हुकूमत का कंपैरिजन क्या है? आप क्या समझते हैं कि आप की हुकूमत ने दुरुस्त फैसले किए लोगों के लिए या पीपल्स पार्टी का दौर अच्छा था? जी जी, आवाज आ रही है?
साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ जी रही है? जी, आवाज आ रही है। आप आपने सवाल सुना है? थोड़ी देर में जी गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं और सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम हल्का नंबर 2 के बाद डडियाल में जाएंगे और डडियाल के दोस्तों को ऑनलाइन लेंगे जो उम्मीदवार हैं। इसी तरह मीरपुर के उम्मीदवारों का भी इंटरव्यू करेंगे, गढ़ी शरीफ का भी, और बिम्बर और कोटली का भी इंशाअल्लाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर के बाद और हल्कों से भी हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू उनका करें। अजीम साहब, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत मेरा जी सर। हो गया था। आपका जो सवाल था जो साहब कि पार्टी ने मुझे टिकट ना दिया, तो पार्टी ने अगर मुझे टिकट ना दिया तो पार्टी का रिजल्ट वही आएगा जो गुज़िश्ता चंद इलेक्शन से जो गुजर चुके हैं, वही रिजल्ट दोबारा रहेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा। पिछले पार्लिमानी बोर्ड में सलार जमहूरियत सिकंदर याद साहब के ये अल्फाज थे कि इस हल्के से मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। पार्लिमानी बोर्ड में तमाम तर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग बैठे थे। वहाँ पे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर इस दफ़ा भी हल्के में वही सूरत हाल की, क्योंकि इस हल्के से मेरा ज़ाती ताल्लुक है, सलार जमहूरियत ने कहा था, तो अगर आप ये सूरत हाल रही इस हल्के में, आपने टिकट में बेन किया या कैंडिडेट आपने किया इस्लामगढ़ से ही कैंडिडेट देना है, तो फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आज से 30-35 साल से आपको रिजल्ट मिल रहा है। और अगर पार्टी इस दफ़ा भी वही फैसला करेगी तो रिजल्ट वही आएगा। मैं मेहनत करूं या ना करूं, मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, रिजल्ट वही आना है जो पहले आता रहा है। तो मैं महसूस करता हूं कि पार्टी के साथ चलने वाले जितने सियासी कारकुन ओवरसीज़ और आज़ाद कश्मीर में जितने हल्के से मेरे साथी दोस्त हैं, जिनकी हमदर्दियाँ शायद मेरे साथ ना हों, दूसरे किसी कैंडिडेट के साथ हों, उनके साथ भी ज़्यादती होगी। कि यहाँ से चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान या आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, जो उम्मीदवार हैं उनका तो कुछ जरा क्या या, लेकिन है कि जो सियासी कारकुन है वो बहुत पिसा है। और उसको मज़ीद मेरे ख्याल से पार्टी को चाहिए कि उसको मज़ीद ना इस आजमाइश में डाले कि अगली दफ़ा वो कैंडिडेट दे जो दोबारा जीत ना सके। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई ऐसा फैसला करेगी जो गुज़िश्ता जिस तरह वो करती रही है। चकसवानी बेल्ट से जाट बरादरी के 2 उम्मीदवार चौधरी मजीद साहब या चौधरी कासम मजीद साहब और जफर अनवर साहब होंगे। आप क्या समझते हैं कि उनकी निस्बत आपकी पोजीशन बेहतर होगी चकसवानी में? चकसवारी में गुज़िश्ता इलेक्शन का अगर रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो चौधरी मजीद साहब गुज़िश्ता इलेक्शन में जिस बरादरी से मेरा ताल्लुक है, इस बरादरी के 6 उम्मीदवार थे। 6 उम्मीदवार थे। एक थे चौधरी मजीद साहब, दूसरे थे पीटीआई के जफर अनवर साहब, तीसरे थे साइंस जुल्फ़िकार साहब, चौथे थे अब्दुल रहमान एडवोकेट साहब, पांचवें थे सऊद इकबाल साहब, छठे थे महबूब असगर साहब। 6 कैंडिडेट एक बरादरी से थे और दूसरी साइड हमारा कैंडिडेट एक बरादरी से था और एक अकेला कैंडिडेट था। रही मेरी वहाँ पे वर्थ की बात, तो पिछली दफ़ा जो पीटीआई ने वहाँ से वोट लिए थे वो तकरीबन 1670 के करीब वोट था, 1700 के करीब वोट था चिक्सवारी और परिणाम से इलाके मिला के वहाँ 1670 हमने ऐसे का यहाँ पे उस तरह असरअंदाज नहीं हो रहे थे चिक्सवारी में। उसके बावजूद हमने उन्हें 4000 के करीब वोट दिलवाया है। तो अगर हम 4000 वोट दिलवा सकते हैं तो खुद के लिए 7-8 हज़ार वोट देना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और कंपेयर टू पीटीआई, और पीटीआई को सिर्फ वोट जो इस वजह से मिला था वहाँ पे, एक तो बैसु सुल्तान साहब का अपना ज़ाती वोट हो गया, दूसरा खान साहब का हो गया, तीसरा जो हमारा कैंडिडेट था वो इस्लामगढ़ का था। इस वजह से हमें मकामी कैंडिडेट हमारे पास ना होने की वजह से जो लोग हमारे साथ नहीं चले उन्होंने पीटीआई को वोट दिया। अगर कैंडिडेट चकसवारी से होता है तो मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि चकसवारी में जो पीटीआई ने वोट लिया था वो सारा
मुस्लिम लीग नून को पढ़ सकता है। आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियों की मजलिस आमला जो है वो कोई इफेक्टिव नहीं है, और ना ही कभी क्रॉस दी पार्टी मजलिस आमला के कभी इजलास हुए, और ना ही उन लोगों की राय को ऑन बोर्ड लिया गया। आप क्या समझते हैं, ये कितनी जमहूरियत है हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों में? लेकिन जी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान है, लेकिन आपकी बात के साथ काफ़ी हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मजलिस आमला का इजलास और पार्टी का जो इजलास है वो हुकूमत बनने के बाद नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं भी आपके इस प्लेटफॉर्म पे सदर जमात को और उनके तकरीबन जो साथी हैं, मतलब उनकी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब से मैं भी दरख्वास्त करूँगा कि मजलिस आमला का और एक पार्टी वर्कर का इजलास बुलाएं, जहाँ पे हर शख्स, हर पार्टी वर्कर खुल के बात कर सके। आप अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप मेंबर असेंबली मुंतखब हो जाते हैं, हल्का के लिए आप क्या करेंगे? मुझे टिकट मिल जाता है तो क्या होता है जी? अगर आप मेंबर असेंबली मुंतखब हो जाते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी है आपने हल्का के लिए? देखिए जी, मेरे हल्के में प्रायोरिटी बेस पे मैं अगर तो चकयाम वाला पुल है, उसको बुनियादी तौर पर मैं कोशिश करूँगा, आवाज़ अभी भी उठाई। दूसरा, मेरा जो बुनियादी सेहत का मसला है, मेरा हेल्थ सेंटर है, रूरल हेल्थ सेंटर चिक्सवारी है। अर्ली 80s में बना था, उसकी खस्ताहाल बिल्डिंग है, उसको अपग्रेड वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। उसको अपग्रेड करवाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लामगढ़ का आरएचसी एक रूरल हेल्थ सेंटर है, उसकी हालत भी वैसी ही है जिस तरह इस्लामगढ़ की जिस तरह चिक्सवारी के हॉस्पिटल की है, वो बेहतर हाल में होना चाहिए। तीसरी बात, चिक्सवारी एक बिज़ी मरकज़ हो गया है, रशी हो गया है, कोई पाइप ऐसा हो कि जहाँ साइड से जाए दूसरी साइड आए, वो भी मेरे पास उसके अलावा इस साइड की भी यही सूरत हाल है। उसके लिए भी एक मुतबादल रास्ता या ऐसा रूट निकालना चाहिए कि जहाँ से हैवी ट्रैफ़िक निकल सके। हैवी ट्रैफ़िक के लिए रास्ता होना चाहिए। चकसवारी और इस्लामगढ़ में दोनों हॉस्पिटल्स ठीक होने चाहिए, चक रेयाम का पुल बनना चाहिए, और वह इस्लामगढ़ हो या चकसवारी हो, इसकी जो नियाबत है या म्युनिसिपल कमेटी है, इसको ऑपरेट करना चाहिए। चक्रायाम के बारे में एक सवाल आया है, वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो कहते हैं जी, जो अजीम बख्श साहब ने चकसवारी चक्रायाम पुल के बारे में कोई एफर्ट की है या नहीं की? आसम साहब, आपको याद हो जिस वक़्त आपने सारा कुछ मैनेज किया था और एक प्रोग्राम मैनेज हुआ था डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में, वहाँ पे मुझे भी दावत दी गई थी, मैं अपने तमाम साथियों के साथ वहाँ पे गया। आपकी जो उसके साथ भी मिलके बातें की, सोशल मीडिया पे भी इसको उठाया, प्रिंट मीडिया पे भी इसको उठाया, दीगर जो मेरे मेंबरान असेंबली और पार्टी, उनके साथ बात की। लेकिन चक रेयाम पुल का भी मसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। गुज़िश्ता हुकूमत ने फंड दे दिए, शायद आपको याद हो, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको फॉरवर्ड किए थे जो मेरे हाथ तक, जो मेरे पास मौजूद थे। चक रेयाम का बुनियादी जो मसला है वो फेडरल गवर्नमेंट है। पहली जो पहली जो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पाकिस्तान में, उन्होंने उसके लिए फ़ंड रिलीज़ किए थे, और वो फ़ंड जो ठेकेदार है उसकी तरफ से इशू है कि ये ठेका पुराना है, अब मुझे फ़ंड रिवाइव होने चाहिए, ठेका रिवाइव होना चाहिए। वो रिवाइव का इशू है। फेडरल में हुकूमत बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके वज़ीर अमूर ने कश्मीर ने भी वादा किया था कि मैं यहाँ पे दिसंबर में मेरे ख्याल से गाड़ी चलाऊँगा, उनकी गाड़ी नहीं चली। लेकिन उनसे फिर भी हम दरख्वास्त करते हैं कि फेडरल से हमें फ़ंड दिलाए जाएँ, फेडरल से फ़ंड दिलाए जाएँ और इस पुल किया जाए किसी न किसी तरीके से। एक सवाल आया है कि आपके वालिद शहीद आजम खान मरहूम
बरतानिया से गए, तुम नेशनल सिटी होटल का बिजनेस शुरू किया, आप भाई उस बिजनेस में पार्टनर हैं, उस होटल में कितनी आमदन है कि सवाल करने वाले ने पूछा है कि आज आप चकसवारी के अमीर तीन लोगों में शामिल होते हैं। चिक्सवारी के अमीर तरीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे वालिद साहब ने मेहनत की, उन्होंने होटल बनाया और मेरे बड़े भाई हैं वो भी मेहनत करते हैं, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर में भी बिज़नेस है, यहाँ पिंडी में भी बिज़नेस है। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी फैमिली से भी ताल्लुक़ है और सोशल लोग भी हैं। इलेक्शन लड़ना अपनी हद तक, लेकिन है कि अपनी सोशल लाइफ भी गुजारते हैं, इलाके में हूँ या पिंडी में हो या पंजाब की हद तक हो या आज़ाद कश्मीर की हद तक, तो अच्छी एक सोशल लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार भी यहीं पे कर रहे हैं, पिंडी में भी कर रहे हैं और फैमिली मेरी जो है वो चकसवारी है और दोनों साइड पे कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। एक और सवाल आया है कि आपने जो हुकूमत की तरफ से आपको पैसा दिया गया स्कीमों के सिलसिले में, आपने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उस पर काम किया और ये भी है कि शायद मनपसंद लोगों को ठेके दिए, शायद उसमें कोई कमीशन खाया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि एक तो ना ही मिजाज है ठेके देने का और कमीशन वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं है। अल्लाह का इतना करम है कि जितना मुझे मिलता है इतनी कहना नहीं चाहिए, इतनी ज़कात निकाल देते हैं। ये है कि ये मेरे लिए नहीं पसंद नहीं थी। मेरे पे ठेके पे गाड़ी लगा जगह जानती है। मसलन मैं इसलिए बिला तरीक है। मैंने पीटीआई वालों को भी सड़कें दी, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों को भी सड़कें दी हैं। मैंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, बेशुमार साथी, उनको भी सड़कें दी हैं। पैसा गवर्नमेंट का है, अवाम का पैसा है, अवाम पे लगना चाहिए। इसमें ये तासब नहीं होना चाहिए कि इसने मुझे वोट दिए, इसने मुझे वोट नहीं दिए। क्योंकि हमारी तरबियत और जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रवादारी है अल्हम्दुलिल्लाह। चकसवारी, इस्लामगढ़, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि पूरे डिवीज़न में, आज़ाद कश्मीर में वैसे भी मेहमान नवाज़ी के हवाले से एक मशहूर खित्ता है। हमारे में रवादारी है। हमें इस चीज़ों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना चाहिए। कर देता हूँ मैं बाज़ औक़ात, ये बिरादरियों वाली सब्जेक्ट मेरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही पार्टी बेस्ड मैंने किसी के साथ कभी ताल्लुक़ रखा है। मेरा मैं कोशिश करता हूँ कि ज़ाती ताल्लुक़ रखूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हों तब भी, पीटीआई वाले हों तब भी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले हों तब भी। इसलिए मेरे पे जो इल्ज़ाम था वो ये था कि आप मुख्तलिफ पार्टी वालों को भी फंड देते हैं, तो आग बनता है। मैं कोई पैसे मेरे ज़ाती पैसे नहीं थे वो जो फंड थे, ना ही पार्टी सदर के ज़ाती फंड से था, वो पार्टी के फंड थे, ना ही पार्टी फंड था। वो जो फंड था वो गवर्नमेंट से था, वो लोगों पे लगना चाहिए, बिला तफरीक लगना चाहिए। एक सवाल आया है कि ये जो ईसर के सामने डेयरी है, इस पर आपने अपने कुछ करीबी अजीजों को अलाटमेंट करवा कर जगह दी है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? नहीं, वहाँ इशू ये है कि वहाँ पे बेनज़ीर कॉलोनी बनाना चाह रहे थे। बेनज़ीर कॉलोनी बनाना चाह रहे थे, जिस पे मुझे इख्तिलाफ़ था कि अगर बेनज़ीर कॉलोनी बनानी है तो उसका क्राइटेरिया फ़िक्स होना चाहिए। मेरे इलाके में क्योंकि इस यूनियन कौंसिल के जितने मुस्तहिक लोग हैं, मतलब बेशुमार ऐसे हैं जिनकी 3 नस्लें 2 मरले 3 मरले में रहते हैं। ये जगह सारी की सारी उन लोगों पे तक़सीम होना चाहिए, ना कि उन लोगों पे तक़सीम होना चाहिए कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी हैं। कोई 10 कनाल ले ले, कोई 20 कनाल ले ले, 30 कनाल ले ले। लोगों से पिछले इलेक्शन में लिए गए शनाख्ती कार्ड लिए गए कि आपको यहाँ पे हम प्लाट देंगे और वो प्लाट देंगे और वो उस पे मैंने स्टे लगवाई थी कि ये मुनासिब नहीं है। क्राइटेरिया मुख्तस करें, जो बंदा 2 मरले, 3 मरले, 5 मरले में रह रहा है और उसकी 2 फैमिलियाँ रह रही हैं, बुनियादी हक उनका बनता है, उनको दें।
मेरे पास अपने मुझे ज़मीन की ज़रूरत ही कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आबाओ अजदाद की काफ़ी है। लेकिन ये है कि जिन लोगों के पास नहीं है, अगर ज़मीन फ्री है वहाँ पे, वो चरागाह थी हमारे पूरे इलाके की, वो चरागाह जो है वो तकसीम कर दें, लेकिन तकसीम उन पे करें जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। वो अभी आप जाएँ वहाँ पे तो बेशुमार लोग हैं जिन्होंने 20-20, 25-25, 50-50 कनाल पे कब्ज़े किए हुए हैं। ये तो कोई ज़्यादती है कि एक बंदे के पास 5 मरले नहीं, 2 मरले नहीं और एक बंदा 25 कनाल पे बैठा हुआ है। और वो इसलिए बैठा है कि एमएलए साहब ज़ाती ताल्लुक हैं, एमएलए साहब उनकी सपोर्ट करते हैं, लोकल पटवारी उनकी सपोर्ट करते हैं, तो वो ये यार से बात है। तकसीम कर दें, सारी की सारी तकसीम करें, लेकिन ये है कि गुरबा पे तकसीम करें। कुरानों के इस शहर में सिलसिले बेशुमार में ऐसे लोग हैं कि जो 2-2 नस्लों से रह रहे हैं। कुरानों के सिलसिले में एज ए कैंडिडेट नहीं, एक समाजी शख्सियत के तौर पर अपने इलाका में क्या लोगों की कोई मदद की है? इट्स ये तो वैसे बिटवीन अल्लाह और अस है कि अल्लाह जानता है, और गवाही सिर्फ अल्लाह की रखनी चाहिए। लेकिन है कि मैंने किसी किस्म की कोई फ़ोटो नहीं बनवाए, और ना ही सैनिटाइज़र मास्क वगैरह दिए, वो एज़ अ गिफ्ट दिए थे, उसके फ़ोटो बनवाए। लेकिन है कि किसी जगह भी राशन भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों की सपोर्ट भी एक विरसे में मिली है ये चीज़ें। बयान करना अभी मैं नहीं बना सकता हूँ, इतनी चीज़ों को मैं बयान करूँ कि कहाँ पे क्या किया है। ये मुझे एक सवाल इसमें मैं आया है कंफर्टेबल कि ही नहीं हूँ आप, कि मैं ये कहूँ कि फ़लाँ जगह मैंने ये दिया, फ़लाँ जगह मैं ये दिया। एक सवाल आया है कि आप पिंडी इस्लामाबाद रहते हैं, कभी कभार अपने गांव आते हैं, आपका कोई राब्ता ऑफिस भी नहीं है, और आप कैसे लोगों की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा सवाल है, ये सवाल होना भी चाहिए था। मेरी वालदा जो हैं, वो गाँव में रहती हैं, चकसवारी में। मेरे बच्चे भी वहीं पे रहते हैं, मेरी भाभी भी वहीं पे रहती हैं, मेरा भाई भी वहाँ पे रहता है, हम वहीं पे रहते हैं। हमारी फैमिली, मेरे वाला साहब पिंडी ले आए, मैं लेके हमारी यही फैमिली है। हफ्ते में फ़र्ज़ करें कि हफ्ते की मिसाल दूँ, तो हफ्ते में 3 दिन मेरे भाई साहब गाँव रहते हैं। जिस वक़्त वो गाँव से यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ से वहाँ चला जाता हूँ। जिस वक़्त मैं आता हूँ, वहाँ से मेरे भाई आ जाते हैं। रीज़न ये है कि हमारी वालदा बुज़ुर्ग हैं, एजेड हैं, मेरे बच्चे हैं, बेगम है। तो इस वजह से अगर मैं ना चाहूँ भी कि मैं पिंडी ज़्यादा टाइम गुज़ारूँ, तब भी मैं नहीं गुज़ार सकता। मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पिंडी 2-4 दिन से ज़्यादा रहूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे शायद ही कोई ऐसी फ़ुतगी हो जहाँ पे ना पहुँचा हूँ, शायद ही कोई थाने का मसला हो, ना पहुँचा हूँ, शायद ही कोई शादी हो, इक्का-दुक्का मिस होगी हो तो मिस होगी हो, अदरवाइज़ मेरे बेशुमार दफ़ा मेरे साथियों पे कोई मुश्किल बनी, थाने की तरफ से बनी या लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ, 1 डेढ़ घंटे की मुसाफ़त में मैंने हमेशा रखा है कि घंटे डेढ़ में मैं पहुँच जाऊँगा, एक दफ़ा मुझे बताएँ सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ये पिछले इलेक्शन में लोग कह रहे थे कि ये जी यहाँ पे नहीं रहेंगे या यहाँ पर नहीं होंगे, वो मैंने पिछले 4 साल में साबित किया है कि मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। मौजूदा कुरानों के सिलसिले में ओवरसीज के साथ बड़ी ज्यादतियाँ भी हुई, हुकूमत ने बाद में सहूलियात भी लोगों को दी, अब हम हुकूमत के शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन अभी तक लोग सफ़र हो रहे हैं, ये PIA का मसला हो या अभी तो इन्होंने वो ओवरसीज डेस्क बना दिए हैं, पता नहीं उनका भी क्या सिलसिला है, लेकिन ओवरऑल जो है पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। अ, आप क्या समझते हैं इस मामले में? आवाज आ रही है? जी अजीम साहब। तब आपने बात की थी, चौधरी साहब, जी जी, मेरा सवाल सर आपने बात की थी ओवरसीज़ के हवाले से। जी, जी, मुझे आपका सवाल समझ में आ गया। ओवरसीज़ के हवाले से मैं थोड़ी-सी सख्त बात करूँगा, आप माइंड ना कीजिएगा। ओवरसीज़ का
और साथ होना भी ऐसे ही चाहिए। और रीज़न ये है कि आप लोगों ने ही बेशुमार जो हमारे यहाँ से लीडर जाते हैं, इनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देकर इनको ख़राब किया हुआ है। इनके साथ आप जो है तस्वीर बनाने के लिए सारा का सारा वहाँ पे, और खाना खाना खिलाना और तस्वीर बनाने के हद तक काम छोड़ा हुआ है। उनसे आपने काम कभी नहीं लिया, और उन्होंने भी आपका इसी वजह से कभी काम किया नहीं। और यहाँ पे ओवरसीज बात, अगर आप हमारी जमात का ही देख लें, आप डिमांड करें ना सदर जमात से हमारी, कि जिस वक्त वो यूके आते हैं, एक दफ़ा आप डिमांड करेंगे, वो पूरी नहीं करेंगे, तो आप दूसरी दफ़ा जाके उनसे पूछें कि आप दूसरी तो पहले ये डिमांड करके गए थे। लेकिन हमारे यहाँ सवाल जो है वो किया नहीं जाता। सवाल करके लोग भूल जाते हैं। जिस वक्त बंदा सवाल करके भूल जाए तो जवाब नहीं मिलता। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा होगा हल्के में, या पीटीआई के साथ होगा? सर, हल्के की बात छोड़ के मैं आपको वसी मंजर में लेके जाता हूँ। जो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, वो सिर्फ आपको बयान कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ के पास पूरे कैंडिडेट, 6 से 7 कैंडिडेट ऐसे जो या आप रिपीट कर दें? डिवीजन में देख लें, इनके पास पिछले इलेक्शन का रेशियो देखें, किसी एक हल्के में भी नहीं आए। इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। ये आवाज नहीं आई, रिपीट कर दें ये बात जो आपने की है। मैंने कहा जी, इसको अगर वसी पैमाने पे आप देख लें, अगर आप देखें पूरे आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की जो सूरत हाल है, तो वो इनके पास 6 से 7 कैंडिडेट है पूरे आज़ाद कश्मीर में। और वो भी आप पिछले इलेक्शन का रेशियो अगर निकालें, तो इनके पास जो कैंडिडेट हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में देखें, डिवीजन मीरपुर में इनके पास तो 3 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, 2 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है जो रनर अप आए हों। पूरे डिवीजन में देख लें, एक बैसुल सुल्तान, एक चौधरी अरशद, उसके अलावा या एक सेंसा में आए चौधरी इखलाक साहब। 3 कैंडिडेट है पूरे डिवीजन में जिनके दूसरे नंबर पे आए। बाकी तो उनके कैंडिडेट तो छठे और पांचवें नंबर वाले हैं। और हल्के में आज भी मुकाबला जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। पीटीआई वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक ठीक ठीक। ये थे जी और पीटीआई का जो मौजूदा, मैं सिर्फ आपको पीटीआई का सिर्फ आपको एक मैं और बात बता दूं कि पीटीआई का जो कैंडिडेट जो पिछले वोट लिए थे, उसमें कैंडिडेट का कोई रोल नहीं है। उसमें रोल है बैसुल सुल्तान का वोट, उसमें इमरान खान का वोट, उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट, और उसमें हमारा चकसवारी बेल्ट से इस्लामगढ़ के कैंडिडेट का होने की वजह से वोट मिला। उनको जो वोट मिला है वो सारा का सारा ये वोट मिला है, जाती वोट तो कैंडिडेट का उस वहां पे वो अपने पोलिंग स्टेशन पे चौथे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए। चकसवारी के 4 यूनिट को 5 यूनिट को में एक पोलिंग स्टेशन नहीं वो जीत सके। जयजीम बख्श साहब, फाइनली अगर आप कोई बात अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो हम आपको मौका मुहैया करते हैं। आप हमें, मैंने कहा फाइनली अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप बात कर लें। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बात कर लें। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने हल्के अपने हल्के के लोगों के लिए भी कि नहीं चाहता। और तो बात की ताबीर करने के लिए मेहनत की है। बाकी लोग भी हैं
लेकिन यह है कि कैंडिडेट वही होना चाहिए जो इलेक्शन जीत सके। ज़ाती मुखालफत, ज़ाती पसंद नापसंद को बालातर होकर सोचना चाहिए। और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह आपको और कामयाबी, तरक्की और सच की आवाज़ बुलंद करने में आप हिम्मत दे और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बड़ी मेहरबानी जी। ये थे अजीम बख्श, हल्का नंबर 2 से उम्मीदवार हैं असम्बली के चिक्सवारी और इस्लामगढ़ के हल्का से। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। इसी के साथ मैं दोस्तों से कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर पॉलिटिक्स इन योर आइज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह ग्रेट डिबेट के अगले प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के जो कासिम मजीद के साथ गुफ्तगू होगी, तो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।